दीपावली के दिन की ये रात मेरे लिए किसी क़यामत से कम न थी। मेरी आंखें ऐसा भयानक मंजर देखकर पथरा सी गई थी। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले मैं बहुत खुशी खुशी अपने साथ अपने घर लाया था, इस वक्त वो अपने निर्वस्त्र तन के साथ मेरे बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी और उसके शरीर की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोना चाहती हो, दहाड़े मार मार के रोना चाहती हो, लेकिन सिसकियां कहीं उसके अंदर ही दम तोड़ गई हो। जिंदा होते हुए भी उसकी गिनती मुर्दों में थी। मैंने उस लड़की के साथ आज की रात के मजे को चार चांद लगाने के लिए शराब पी रखी थी। मैं अभी भी शराब के नशे में चूर था, लेकिन उस लड़की की हालत ने मुझे होश में आने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16-17 साल की कम उम्र लड़की का वजूद इस हालत में मुझे देखने को मिलेगा। न जाने किस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था कि उसका सारा जिस्म, मेरा नाम सतीश है और मैं एक सरकारी ऑफिस में नौकरी करता था। ना ही पैसे की कोई कमी थी और ना ही कोई दूसरा मसला, लेकिन मेरी पत्नी मैना यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन गई थी। हमेशा की तरह दीपावली वाले दिन भी झगड़कर अपने मायके जा बैठी थी। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि जब भी हमारा किसी बात पर झगड़ा होता तो अपना सामान उठाती और अपने बाप के घर चली जाती। मैं उसे लाख रोकता, समझाता, मनाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मिजाज ही ठंडा ना होता। इसलिए जब दीपावली के दिन भी वो झगड़ा करके घर से निकलने लगी तो मैंने भी उसे रोकने की कोशिश न की। मैं भी रोज रोज के उसके झगड़े से तंग आ चुका था और अब कुछ वक्त का सुकून चाहता था। मैना को लगा था कि शायद दीपावली का दिन है, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं उसे नहीं रोक रहा हूं तो और ज्यादा गुस्से में घर का दरवाजा पीटकर घर से बाहर निकल गई। और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस दफा मैं उसके बगैर परेशान होने वाला नहीं था, बल्कि मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी गैर मौजूदगी को एंजॉय करूंगा। हर बार वो सुकून से अपने बाप के घर जाकर बैठ जाया करती थी और मैं सारा वक्त या तो उसकी खुशामद करते करते गुजार देता या फिर उसके मायके के चक्कर काटता रहता, लेकिन वो टस से मस ना होती। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं उसे उसके हाल पर छोड़ दूंगा और खुद किसी और तरह से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा। जैसे ही मैना घर से निकली, मैंने फौरन तैयारी पकड़ी और गाड़ी की चाबी उठाकर गुनगुनाता हुआ बिल्लो बाई की हवेली के लिए निकल पड़ा। मैं जानता था कि मेरी सारी ख्वाहिशें उसी के दर से पूरी होंगी और यहीं आकर मुझे सुकून के वो लम्हे नसीब होंगे जिसकी मुझे ख्वाहिश है। बिल्लो बाई ने जब मुझे दीपावली के दिन सुबह सुबह अपनी हवेली पर देखा तो मुस्कुरा कर कहने लगी, वाह क्या बात है सतीश साहब, तुम तो बड़े कमाल के मर्द हो, जो दीपावली के दिन भी अपनी पत्नी को छोड़कर बिल्लो बाई की हवेली को रौनक लगाने आ गए हो। बिल्लो बाई की बात पर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि हाँ, सुकून की तलाश मुझे यहाँ तक ले आती है और आज भी इसीलिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर बिल्लो बाई कहने लगी कि फिर तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 16 साल की एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की आई है और मैं उसे बहुत ही कम पैसों में कुछ वक्त के लिए तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ, क्योंकि वो यहाँ नहीं है और कम उम्र होने की वजह से डरपोक भी है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम शरीफ मर्द हो, कुछ गलत नहीं करोगे। इस बेचारी के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है, हो सके तो इसका दिल लगाना। 16 साल की कम उम्र लड़की के बारे में सुनकर मैं खुश हो गया और फिर बिल्लो बाई ने दाम भी बहुत ही कम बताया था। सिर्फ 500 रुपए में वो मुझे पूरी रात के लिए उस लड़की को सौंपने पर तैयार हो गई थी, जबकि उस कोठे में तो कीमत 5000 रुपए से शुरू होती थी। मैंने फौरन हामी भर ली। बिल्लो बाई ने उस लड़की को बुलवाया जिसका नाम प्रीति था। वो छोटे छोटे कदम उठाती बिल्लो बाई के करीब आई। 16 साल की उम्र में जवानी उस पर टूट कर बरसी थी और मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। मैंने आज तक इतना मासूम चेहरा और ऐसा बेमिसाल हुस्न ना देखा था। मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था जो 500 रुपए के बदले दीपावली की रात मुझे उस हसीना के साथ गुजारने का मौका मिलने वाला था। मुझे लग रहा था कि जैसे ये रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात बनने वाली है। मेरी पत्नी मैना भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जुबान में जो आग थी उसने मैना की खूबसूरती को दफन कर दिया था। अब मुझे उसमें कोई अच्छाई ही नहीं दिखाई देती थी, लेकिन इस प्रीति को देखकर तो मैं बिल्कुल ही खो सा गया था। मैंने जल्दी से बिल्लो बाई को 500 रुपए थमा दिए कि कहीं उनका इरादा बदल ही न जाए और उनसे वादा कर लिया कि एक रात गुजार कर मैं अगली सुबह खुद ही प्रीति को उनकी हवेली ले आऊंगा। बिल्लो भाई से इजाजत लेकर मैं प्रीति का हाथ थामे हवेली से बाहर निकल आया था और खुशी खुशी सोच रहा था कि मैना को तो खबर भी नहीं होगी कि मैं उसके पीछे कैसी अय्याशी कर रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि सच छुपाए नहीं छुपता और एक ना एक दिन खुद ही सामने आ जाता है।
मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये सच खुल जाएगा। प्रीति को लेकर मैं सीधा अपने घर में पहुंचा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली दफा था जब मैं किसी गैर औरत को तन्हाई में अपने घर की दहलीज तक लाया था। मेरी नियत में फितूर था, इसलिए मेरे माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। आखिरकार मैं अपनी पत्नी से धोखा करने जा रहा था और उसकी जगह एक बाजारी औरत को देने वाला था। मैं प्रीति को सीधे अपने बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर बैठा दिया। वो बहुत ही खूबसूरत थी और मैं उसका हाथ पकड़कर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। प्रीति बहुत ही गुमसुम सी बैठी थी, ना ही कुछ बोल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ही कुछ सुन रही हो। मुझे लगा शायद वो कम उम्र है, इसलिए शर्मा रही है और झिझक रही है। मैंने मोहब्बत से उसे अपने करीब किया और उसे दिलासा देने की कोशिश की और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटाकर उसके कपड़ों को जुदा किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हालत देखकर मैं सांस लेना भूल गया था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन नहीं, वो जिंदा थी। वो सांसें ले रही थी, वो पलकें झपक रही थी, लेकिन उन पलकों के नीचे मौजूद आंखों में जिंदगी की कोई रमक दिखाई न दी। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा कि तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया है, तुम्हें क्या हुआ है? उसने वीरान आंखों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू टूटकर तकिए में खपने लगे और आहिस्ता से बोली, एक दरिंदे ने। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी उठा दी। मैं खामोशी से उसका वजूद देख रहा था। जहां मौजूद निशान उसके शब्दों की गवाही दे रहे थे। पल भर में ही मेरी सारी खुमारी उतर गई थी और मैं उसे छोड़कर कुछ कदम पीछे हट गया था। वो अजीब से अंदाज में कहने लगी, साहब जी, क्या बात है? आप मुझे यहाँ जिस मकसद के लिए लाए हैं, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से बिस्तर पर पड़ी चादर उसके तन पर डाली और कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि वो कौन सा दरिंदा था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई, वो सुनकर मेरी आत्मा लरज गई कि किस तरह वो एक दरिंदे तक पहुंची थी और उस दरिंदे ने उसके साथ क्या किया था। प्रीति की तरफ देखकर मुझे बार बार अपनी पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल ऐसी ही मासूमियत थी जैसी प्रीति के चेहरे पर थी। मैंने अभी तो घर से अकेली ही निकली थी और मैंने उसको रोका भी नहीं था, बल्कि उसके जाने पर खुशी मनाई थी। पल भर में मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर ऐसा ही कोई दरिंदा उसे टकरा गया तो, और ये सोचकर मुझे खौफ सा महसूस होने लगा कि पता नहीं वो अपने घर पहुंची थी या नहीं। मैंने अब तक उसका पता भी नहीं लिया। वो कहाँ थी मुझे पता नहीं था। मैंने प्रीति को कहा कि उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। मेरी बात सुनकर वो खड़ी हो गई और कहने लगी, साहब जी, पैसे पूरे देना, वरना बिल्लो बाई मुझे बहुत मारेगी। मैंने उसकी उम्मीद से ज्यादा पैसे उसे पकड़ाए और उसे छोड़ने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे छोड़कर मुझे मैना की तलाश में जाना था। मैं मैना से कितनी मोहब्बत करता था और इस बात का एहसास मुझे प्रीति से मिलने के बाद हुआ था। मेरी और मैना की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन कभी कभी शादी से पहले जो इंसान हमें बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता है, शादी के बाद उसी की खामियां और गलतियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा ही कुछ मेरे और मैना के साथ भी हुआ था। मैना को हर छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करने की आदत थी और उसकी इसी आदत ने हमारे घर के माहौल को बुरी तरह खराब कर रखा था। वो किसी मामूली सी बात पर भी राई का पहाड़ बनाती और इतना झगड़ा करती कि मैं उससे बोर हो जाता। शादी के पहले ही महीने से हम दोनों के बीच एक अजीब सी जंग की शुरुआत हो गई थी, जिसकी शुरुआत हमेशा मैना की तरफ से होती थी और खत्म मेरी तरफ से। मैं मर्द था और चाहता था कि जब थका हारा ऑफिस से घर लौटूं तो मुझे घर का सुकून और पत्नी का सुख नसीब हो। लेकिन मैना से शादी के बाद ना ही घर का सुकून मेरे नसीब में आया था और ना ही पत्नी का सुख। मेरे घर में कदम रखने की देर होती और वो किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा कर देती और उसकी इसी आदत ने मुझे गलत रास्तों का राही बना दिया था। मैं घर से भागने लगा था और मैना से कहीं ज्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजारने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि घर जाकर सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मेरे दोस्त नरेश ने कुछ ही दिनों में जान लिया कि मैं अपनी पसंदीदा मैना से किस कदर बोर हो चुका हूँ। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ कि जिस लड़की को पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से टक्कर ली थी, मैं कैसे शादी के दूसरे ही महीने उस लड़की से इतना बोर हो सकता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैना का व्यवहार कैसा होता है तो वो हंसा और कहने लगा, पहले इश्क ने आंखों पर पट्टी बांधी थी क्या, जो हकीकत अब दिखाई दी है। नरेश की बात पर मैं शर्मिंदा हो गया, क्योंकि वाकई मैं और मैना शादी से पहले 2 साल तक एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे थे और उन 2 सालों में मैंने कभी मैना का ये रूप ना देखा था और ना ही हमारा कोई झगड़ा हुआ था।
लेकिन पता नहीं क्यों शादी के बाद मैना एकदम ही बदल गई थी। नरेश कहने लगा कि चल सतीश, तू फिक्र न कर, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे सुकून ही सुकून नसीब होगा। कोई तुझसे झगड़ा करने वाला ना होगा, बस तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। नरेश की बात पर मैंने हंसकर कहा कि क्या तू मुझे स्वर्ग में लेकर जाने वाला है, क्योंकि जीते जी तो अब मुझे सुकून नहीं मिलने वाला है। मेरी बात सुनकर नरेश जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जा रहा, बल्कि बिल्लो बाई की हवेली लेकर जा रहा हूँ। वहां जाकर तू अपने सारे गम भूल जाएगा। मेरे लिए ये नाम बिल्कुल नया था। उससे पहले कभी नरेश ने कभी किसी बिल्लो बाई का जिक्र नहीं किया था और न ही उसकी कोई ऐसी रिश्तेदारी थी। मैंने हैरत से पूछा, ये बिल्लो बाई कौन है? तो उसने फौरन ही अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ गया था कि वो ये बात अपनी पत्नी से छुपाकर कर रहा है। मुझे फौरन ही हंसी आ गई। हम दोनों एक ही कश्ती के राही थे। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से बाहर ले आया और कहने लगा, ऐसी बातें जोर से नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। चल तू मेरे साथ, देखना, वहां जाकर मैना के दिए सारे दुख भूल जाएगा। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन नरेश के आगे मेरी कहाँ चलती थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं और नरेश एक बड़ी सी हवेली के अंदर दाखिल हो रहे थे, जिसकी शान और शौकत देखकर मैं हैरान रह गया था। मैंने उससे आहिस्ता से पूछा कि अब तू बता, ये बिल्लो बाई है कौन? नरेश कहने लगा कि अंदर जाकर खुद ही देख लेना। और जैसे ही मैं उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी जान निकल गई। अंदर का तो मंजर ही कुछ और था। एक तरफ तबले की थाप थी तो दूसरी तरफ घुंघरू की झनकार। जवान और हसीन लड़कियां मदहोश थी और उनमें से कुछ इर्द गिर्द बैठे मर्दों से पैसे वसूल कर रही थी। मैंने मजबूती से नरेश का हाथ पकड़ा और कहा कि यहाँ से वापस चल। मैं एक शरीफ घराने का मर्द हूँ और आज तक ऐसी जगह पर नहीं आया हूँ। मेरी बात सुनकर नरेश हंसते हुए कहने लगा कि यहाँ सब शरीफ घरानों के मर्द ही आते हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां हमें सुकून नहीं दे सकती है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हैं और हमें अपने आप से खुद दूर करती हैं। तेरी भाभी का भी यही हाल है। उसी के रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं बिल्लो बाई की हवेली के रास्ते पर चल पड़ा। नरेश ने जबरदस्ती मुझे थोड़ी सी शराब पिलाई। मैंने जिंदगी में पहली दफा शराब पी थी। थोड़ी सी शराब ने मुझे पूरी तरह मदहोश कर दिया था और उसके बाद मैं सही और गलत भूलकर नरेश के साथ उन जवान और हसीन लड़कियों के मुजरे का मजा लूटने लगा। पहली दफा मुझे पता चला था कि सुकून और सुरूर क्या होता है। उस दिन के बाद से मैंने मैना से झगड़ना भी छोड़ दिया और जब मेरा दिल चाहता मैं उठकर बिल्लो बाई की हवेली पहुंच जाता। यहाँ आकर मैं मैना और उसकी मोहब्बत को भूलकर सुकून से कुछ वक्त गुजारता। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं अपनी पत्नी से दूर होता जा रहा था। मैना इस बात को महसूस कर रही थी कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। अब तो हमारे झगड़ों में भी पहले जैसी बात नहीं रही थी, क्योंकि मैं घर पर बहुत ही कम वक्त गुजारने लगा था। मैना को मुझसे नई शिकायत हो गई थी कि मैं उसे वक्त नहीं देता और न जाने कहाँ कहाँ वक्त गुजार कर घर लौटता हूँ। दीपावली से एक रात पहले भी मैं रात भर नरेश के साथ बिल्लो बाई की हवेली पर था और जब सुबह के करीब घर पहुंचा तो मैना का रवैया पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। उसे मेरे साथ बाजार जाना था, लेकिन मैं मुंह फेर कर सो गया और जब मैं सोकर उठा तो उसका मिजाज पूरी तरह खराब हो चुका था और उसने नए सिरे से झगड़ना शुरू किया। तो मुझसे भी रहा न गया और बात हद से आगे बढ़ गई, तो वो भी अपना सामान उठाकर निकल गई। मैंने भी उसे रोकने की बजाय उसे जाने दिया, क्योंकि मैं दीपावली के ये कीमती दिन सुकून से गुजारना चाहता था। उसके जाते ही मैं बिल्लो बाई के पास पहुंच गया। बिल्लो बाई ने मुझे लड़की देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि मैं एक लंबे वक्त से उनकी हवेली के चक्कर लगा रहा था और वो जानती थी कि मैं अब उसकी हवेली की हसीनाओं के दीदार के बगैर नहीं रह सकता। जवान लड़कियों को देखे बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं रहा था। मैना और उसकी मोहब्बत को भूल बैठा था। बिल्लो बाई ने जब मेरे सामने प्रीति को पेश किया और सिर्फ 500 रुपए के बदले उसे पूरी रात के लिए देने की बात की, तो मैं खुशी खुशी उसे अपने साथ अपने घर ले आया। मैंने सोचा था कि मैं उसके साथ फुल एंजॉय करते हुए उसके साथ खूबसूरत लम्हे गुजारूंगा और मैना की कमी को महसूस करने की बजाय अपनी जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करूंगा। लेकिन जब कुछ देर बाद प्रीति को मैंने बिस्तर पर लेटाया और अपने जज्बात को सुकून पहुंचाने की कोशिश की, तो उसके जख्म भरे वजूद को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक 16 साल की लड़की के साथ कुछ इस कदर दरिंदगी भी की जा सकती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने शराब का एक गिलास पिया था, लेकिन अब मेरे ऊपर से उसका नशा उतर चुका था और मेरे पूछने पर प्रीति ने मुझे बताया कि उसका यह हाल किसी गैर ने नहीं बल्कि उसके बाप ने किया है। वो एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। उसका बाप एक शराबी था
और उसकी माँ से हरगिज भी मोहब्बत नहीं करता था। शुरू से ही उनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। माँ और बाबा का झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, लेकिन वो प्रीति को ये सोचकर अपने साथ नहीं लेकर गई कि प्रीति की खातिर उसका पति उसे लेने के लिए आ जाएगा। प्रीति की माँ अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे ये मान था कि उसका पति किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन प्रीति के बाप ने उसकी माँ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अपने शराब के खर्चे पूरे करने के लिए प्रीति को 1 लाख रुपयों में एक 40 साल के आदमी के हाथ बेच दिया। प्रीति मासूम और भोली भाली लड़की थी। वो समझ ही न सकी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो आदमी प्रीति को अपने साथ लेकर दूसरे शहर चला आया और यहाँ आकर सबसे पहले उसने प्रीति को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दिया, जहाँ उसका पहला ही ग्राहक एक दरिंदा साबित हुआ था। प्रीति बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था और सिर्फ 1000 रुपये के बदले सारी रात एक वैसी दरिंदे ने उसके वजूद को नोच डाला था। प्रीति के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ जख्मों का निशान मौजूद न होता। यहाँ तक कि जख्म इस कदर गहरे थे कि उन्हें देखकर उसकी चीखों का एहसास होना मुश्किल था। प्रीति कहने लगी कि उस दरिंदे का शिकार होने के बाद उसे सुकून हो गया, क्योंकि फिर दोबारा उसका जिस्म खरीदने का कोई भी ख्वाहिशमंद न रहा और वो जिस्म फरोशी के अड्डे से बिल्लो बाई की हवेली तक पहुंचा दी गई ताकि मुजरे की महफिलों में काम आ सके। लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि थोड़ी देर के मुजरे के बाद प्रीति थक कर बेहोश हो जाया करती थी। बिल्लो बाई प्रीति के तन से तंग आ चुकी थी, लेकिन वो उससे हुए फायदे को बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए तय कर दी गई थी। बिल्लो बाई जानती थी कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ जो नरेश की वजह से उनके कोठे का राही बना हूँ और इसलिए उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने प्रीति को पेश किया। मैं उसकी खूबसूरत सी शक्ल देखकर उस पर मर मिटा और 500 रुपए सुनकर तो फौरन ही उसे अपने घर ले आया। प्रीति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी कि अगर उसकी माँ घर छोड़कर न जाती और उसका बाप उसकी माँ को इज्जत देकर अपने घर में पनाह देता तो शायद आज वो इस दरिंदगी का शिकार न बनी होती। मैंने प्रीति से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उसे बिल्लो बाई की हवेली से हमेशा के लिए आजाद करवाकर वापस उसके घर उसकी माँ के पास भेज सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी उसका वजूद अब किसी काबिल नहीं रहा, यहाँ तक कि वो माँ भी नहीं बन सकती, तो फिर पलटकर वापस जाने का क्या फायदा है। उसकी माँ तो बहुत पहले ही उसे उसके बाप के रहमो करम पर छोड़ गई, तो अब कैसे अपनाएगी। वो वापस बिल्लो बाई की हवेली जाना चाहती थी। मैं खुद उसे बिल्लो बाई की हवेली छोड़ाया, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी मर्द अब उसके तन को अपनी हवस का निशाना नहीं बना सकता। उसे छोड़कर मैं सीधा मैना के घर पहुंचा था, जहां वो रो रो कर अपना मुंह सुजा चुकी थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कहने लगी, अब भी क्यों आए हो, अपने घर में सुकून से रहें। मैंने मोहब्बत से मैना को अपने सीने से लगाया और कहा कि आज के बाद मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। मैं जान गया था कि एक औरत सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी में ही सुरक्षित होती है, वरना बाहर की दुनिया तो ऐसे दरिंदों से भरी पड़ी है जो मासूम सी औरत के वजूद को नोच लेते हैं। मेरा और मैना का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन मेरे उसे वक्त ना देने और उसके जल्दी गुस्से में आ जाने की वजह से उस रिश्ते की खूबसूरती खत्म हो गई थी। मैंने मैना से वादा किया था कि अब मैं उसे अपना सारा वक्त दूंगा और उससे भी वादा लिया था कि वो भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि मेरी गलतियों और खामियों को नजरअंदाज कर देगी। जिंदगी की असल खूबसूरती इसी में है कि जिनसे मोहब्बत की जाए, उनकी गलतियों को सुधारा जाए और उनकी खामियों को अपना लिया जाए। आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और मैं मैना के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।